अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं समी इब्राहिम। इस्लामाबाद में साबिर शाकिर है मेरे साथ और लाहौर से जनाब आरिफ हमीद भट्टी। अब एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। लाहौर में दहशतगर्दी, सवालात उठने लगे। शहीद डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन हिट लिस्ट पर थे। उन्हें मुज़ाकरात के लिए किसने भेजा? राना सनाउल्लाह 5 बजे चेयरिंग क्रॉस पर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए क्यों नहीं गए? फूल बांटने वाले तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मौत बांटने वाले दंदनाते फिर रहे हैं। शरीफ खानदान शुगर मिल केस, लाहौर हाईकोर्ट ने मिलों में गन्ने की क्रशिंग रोक दी। 20 फरवरी से केस की रोजाना समाअत होगी। करप्शन मुल्की वसाइल को दीमक की तरह चाट रही है। नैब मुकम्मल तौर पर अपाहिज हो चुका। चेयरमैन साहब आपको शर्मिंदगी होती नहीं है या महसूस नहीं करते? जस्टिस काजी फायज ईसा के खालिद लांगू जमानत केस के रिमार्क्स। जस्टिस शेख अजमत सईद सेहतियाब। पनामा केस की समाअत कल से दोबारा शुरू हो रही है। शरीफ खानदान की ऑफशोर कंपनियां बनाने वाले फ्रॉडिये निकले। म्यूजिक फोनिस्का के मालिकान पर करप्शन, रिश्वत सतानी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। म्यूजिक फोनिस्का काले धन को तहफ्फुज फराहम करने का काम करती थी। मकबूजा कश्मीर की गलियों में पाकिस्तान के हक में नारे गूंज रहे हैं। भारतीय मीडिया हाफिज सईद को भारत का दुश्मन नंबर 1 करार दे रहा है। क्या यही वजह है कि मोदी को खुश करने के लिए हाफिज सईद को नजरबंद किया गया है? आपने हेडलाइन सुनी, लेकिन इसी दौरान एक अहम डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि आर्मी चीफ की सरबराही में लाहौर में एक इजलास हुआ जिसमें ये फैसला किया गया कि जनूबी पंजाब में ऑपरेशन किया जाएगा। पंजाब में ऑपरेशन की डिमांड बहुत पुरानी थी, लेकिन शरीफ खानदान ने पंजाब में फुल स्केल ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी रेंजर्स को, और कॉम्बिंग ऑपरेशन जो होते रहे छोटे मोटे, उन्हीं को ये कहकर कि इनसे नतायज हासिल हो गए हैं, एक बड़े ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी गई थी। अब ये खबरें आ रही हैं कि जनूबी पंजाब में, लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये कहा जा रहा है कि हुकूमत को एतमाद में लेकर ऑपरेशन किया जाए, और फिर सिर्फ जनूबी पंजाब में क्यों? पंजाब भर में ऑपरेशन होना चाहिए, लाहौर में भी होना चाहिए, गुजरांवाला में भी होना चाहिए, फैसलाबाद में भी होना चाहिए। जनूबी पंजाब में सिर्फ क्यों ऑपरेशन हो? आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, सबसे पहले उन्हीं की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम समी भाई। भट्टी साहब, ये ऑपरेशन सिर्फ जनूबी पंजाब में, और फिर वो भी कि पूछकर पंजाब हुकूमत से, ये तो ऐसे ही है कि जालिम हुक्मरान के सामने कलमा जहाद जालिम हुक्मरान से पूछकर कहा जाए, वो तो नहीं ऑपरेशन होने देंगे। समी साहब कल जो ब्लास्ट हुआ ना, इस सिलसिले में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 1 माह से लाहौर की 2 अहम एजेंसियां जो उनके मुतहदा उनको रिपोर्ट्स दे रही थी कि पंजाब में दहशत गर्दी का ख़तरा है और पंजाब हुकूमत को हम इन्फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन वो आगे से ये अल्फाज कहते हैं कि हमें डरा रहे हो। आज जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लाहौर तशरीफ़ लाए और उनको तमाम ब्रीफिंग दी गई, उस पर उन्होंने गौर किया गया कि इसका ऑपरेशन का हल कोई है। ताहम उधर एक ही राय थी कि पंजाब हुकूमत इसकी इजाज़त नहीं देती। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस सिलसिले में अपने अफसरान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप अपने लेवल पर पंजाब हुकूमत से बात करें कि अब ऑपरेशन ना करना नागुज़ीर हो चुका है, मज़ीद नुकसान नहीं बर्दाश्त होगा। इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वाज़िया तौर पर कहा कि अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। अगर मैं समझता हूँ अब भी हुकूमत ने रुकावट डालने की कोशिश की गई और पंजाब फौज को ऑपरेशन से रोका गया, तो शायद फिर फौज अपने ही तरीके से किसी भी तरीके से कॉम्बिंग ऑपरेशन नाम ले ले, ग्रैंड ऑपरेशन नाम ले ले, लेकिन मेरा ख्याल है आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि ऑपरेशन फौरी तौर पर करना ज़रूरी है। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत से मुमकिन ख्यालात है कि आज रात को फौजी क़यादत पंजाब हुकूमत से इस सिलसिले में बात करेगी। ठीक है, अच्छा साबिर, इसका तो मतलब यह है कि फिर लाहौर गैरिजन में ऑफिसर से बात करते हुए जो वादा किया था जनरल कमर जावेद बाजवा ने कि पंजाब में ऑपरेशन ज़रूर होगा, अब ये एक बदकिस्मत वाक़या हुआ, उसी ने शायद इसको ट्रिगर कर दिया हो। लेकिन तो यही रहा है जो भट्टी साहब ने बात की है कि वो अपना वादा निभाने जा रहे हैं।
आप मुझे ये बताइए, पंजाब हुकूमत तो माजी में रजिस्ट करती रही है, वो इस दफ़ा वो तो फिर दोबारा रजिस्ट करेंगे इसको। अच्छा, एक बता दूं, ये जो हनीमून पीरियड चल रहा था ना, वो तो हो गया ख़त्म हमारे मिलिट्री लीडरशिप और सिविलियन के दरमियान। अब आर्मी जो है जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में, और इधर जनरल नवीद मुख्तार हैं, मेरा ख़्याल है कि अब ये हरकत में आ गए हैं और वो प्यार मोहब्बत और वो वाली चीज़ें अब नहीं चलेंगी। और ये जो ऐलान किया ना, आप कह रहे हैं कि माजी में जनरल राहील शरीफ साहब के ज़माने में भी ये हुआ था तो रजिस्ट किया था, तो एक मिसाल देना चाह रहा हूँ कि जनरल जहांगीर करामत साहब ने, जो आर्मी चीफ़ थे, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक तजवीज़ दी थी, तो उस वक्त उनको घर भेज दिया था और इनसे इस्तीफ़ा ले लिया था। लेकिन वही हरकत जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से की गई तो उन्होंने उनको घर भेज दिया था। तो अब अगर पंजाब गवर्नमेंट या वफाकी हुकूमत इस वाक़े के बाद भी पंजाब में ऑपरेशन के रास्ते में कोई रुकावटें खड़ी करेंगे तो मेरा ख़्याल है कि इनको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेंगी। एक तो आर्मी चीफ़ जो कमर जावेद बाजवा और बाकी जो लीडरशिप है इस वक्त, वो बहुत ज़्यादा इनके बारे में कॉन्शियस है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में। 3-4 वाक़यात ऐसे हुए हैं, मैं आपको बता दूं, कि जिसमें शरीफ फैमिली ने या शरीफ हुकूमत ने कोई 3-4 इक़दामात किए जो कि खालिसतन इनके हुक्म के, इनके नॉलेज में थे, और उसका मकसद ये था कि डिग्रेड किया जाए हमारे इदारों को। जब इस चीज़ का वज़ीर आज़म साहब से डिस्कस किया गया तो वो बहुत ही मासूम बन गए। अच्छा, नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, किसने किया, कब किया? तो वो ऐसे सॉलिड प्रूफ थे, वो सॉलिड इतने इक़दाम थे जो सारे इंफॉर्मेशन थी, पता था कि इनके हुक्म के मुताबिक हुआ है। लेकिन वो सारी चीज़ें अब नहीं चलेंगी। पंजाब में आपने देखा कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर पंजाब हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी तो फौज फिर भी ऑपरेशन करेगी। बिल्कुल, किस कानून के तहत करेगी अगर पंजाब हुकूमतों ने नहीं बुलाया? नेशनल एक्शन प्लान को लेगी। नेशनल एक्शन प्लान ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें, क्योंकि ये डिस्कशन हुई है GHQ में कि क्या ऐसा तरीका अख्तियार किया जाए कि पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट वो रजिस्ट करती है, वो आपको अलाउ नहीं करती, तो उसके बाद क्या है? तो नेशनल एक्शन प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पर अमल करने के लिए वो बाकायदा तौर पे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करना तमाम इदारों का, वो तमाम हुकूमती इदारों का फ़र्ज़ है, जो कि पार्लियामेंट से, जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप से, मिलिट्री लीडरशिप से की एक मर्ज़ी के बगैर, एक जनरल कंसेंसस के बाद वो डॉक्यूमेंट आया था, उसको सामने रखते हुए उस पर अमल किया जाएगा। और उस पर अमल करने के लिए ना किसी वफाकी हुकूमत की ज़रूरत है, ना किसी पंजाब हुकूमत की ज़रूरत है। इरफान कादर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, बात तो हमने उनसे दूसरे कानूनी मामला पर भी करनी थी, लेकिन अस्सलाम इरफान साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। इरफान साहब, ये एक इशू हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आपकी हम इनपुट चाहते हैं। आज ये फैसला हुआ है कि पंजाब में ऑपरेशन होगा, लेकिन माजी में जो फौजी ऑपरेशन या रेंजर्स का ऑपरेशन है वो इसलिए नहीं हो सका कि ये तभी होगा कानूनी तौर पर मुमकिन अगर पंजाब गवर्नमेंट बुलाएगी। अभी कुछ कानूनी आप हमें वजाहत कर सकते हैं, क्योंकि साबिर शाकिर साहब का ख्याल है कि अगर नेशनल एक्शन प्लान में कोई चीज़ है तो किसी सूबाई या वफाकी हुकूमत की ज़रूरत नहीं। ज़रा इस सिलसिले में हमें आप कुछ थोड़ा आगाही देंगे? पाकिस्तान के जितने भी प्लान्स हैं उसमें बशमूल नेशनल एक्शन प्लान के ये तमाम प्लान जो है इसको बराबरी के साथ, यकसानियत के साथ इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और चूँकि इसकी ज़िम्मेवारी जो है ये स्पीयर हेड इसको वफाकी हुकूमत कर रही है, इसलिए सूबे जो हैं वो इनसे राब्ते में हैं और ये आपस में मुशावरत के साथ होगा। और ये नहीं हो सकता कि नेशनल एक्शन प्लान को जब इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो एक सूबे पे किया जाए और दूसरे सूबे पे ना किया जाए, क्योंकि अगर आप एक सूबे पे करेंगे तो फिर आप आइन की रूह से रूगर्दानी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात होगी। और अगर आप आर्टिकल 2A को मिला के पढ़े, बहुत सारे दूसरे आर्टिकल्स थे जहाँ पे कि अफवाज पाकिस्तान को बुलाया जाता है इन एड ऑफ सिविल पावर, तो उस तमाम का जो क्रक्स है, उसकी जो जिस्ट है, उसका जो लुबे लुबाब है वो ये है कि ये एक सेक्रेट ट्रस्ट है जो कि अवामी नुमाइंदगान को दिया गया है और वो अल्लाह ताला के असूलों को वज़ा करते असूलों के मुताबिक यकसानियत के साथ उसका इस्तेमाल होगा। लिहाजा इस सारी चीज़ को देखते हुए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन तमाम लोगों पे जो इस वक्त मसनद इक़्तिदार में बैठे हुए हैं कि
इस प्लान को बराबरी के साथ सारे पाकिस्तान पे इसका नफाज होना चाहिए और किसी एक सूबे को इसका टारगेट न बनाया जाए, बल्कि ये हर तरफ ये इरफान साहब मैं माफी चाहता हूं, आपको मैं टोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन माजी में तो ऐसा नहीं हुआ। पिछले 2 साल से पंजाब में तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, उन्होंने तो आइन के मुताबिक काम नहीं किया, लेकिन कोई उन्हें नहीं पकड़ सकता इसलिए कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो अभी क्या करेगी फौज अगर रेंजर्स, अगर पंजाब गवर्नमेंट उन्हें नहीं आने देती? तो कोई कानूनी रास्ता तो है नहीं उनके पास। जी, कानूनी रास्ता ये है कि जब हुकूमतें जो है वो अपना काम करना छोड़ दें और वो कानून की एप्लीकेशन भी छोड़ दें, तो फिर जफर अली शाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक मिसाल कायम की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुल्क में अगर लगे कि अनारकी फैलने वाली है तो फिर अफवाज पाकिस्तान पे बहुत भारी जिम्मेवारी आयद की गई है और कहा गया कि अफवाज पाकिस्तान पर लाजिम हो जाता है कि मुल्क को जमहूरियत की राह पर गामजन किया जाए और मुल्क को आइन की राह पर गामजन किया जाए। आइन से चूंकि रूगर्दानी नहीं हो सकती, और अगर आइन से रूगर्दानी होना शुरू हो जाए और क्योस और अनारकी से बचना है तो उसका वही तरीका है जो जफर अली शाह केस में बड़ी क्लैरिटी के साथ बयान किया गया है। गो कि हम जफर अली शाह केस को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि हमें कुछ पर्सनैलिटीज़ पसंद नहीं है, लेकिन उसका जो मंतक है अगर उसको गौर से देखें तो उसमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान को एक फ़ौक़ियत दी गई है और वो एक उसका ये कहा गया कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान है तो आइन और कानून है, अगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान खतरे में पड़ जाएगी तो फिर आइन और कानून का नफाज आप कहाँ करेंगे? दुरुस्त है, तो बिल्कुल। इरफान कादर साहब, यही बात हम पूछ रहे हैं कि माजी में कोर कमेटीज़ के इजलास भी होते रहे और जो एक बनाई गई थी कमेटियाँ जो फैसला करेंगी जिसमें पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों थे। पंजाब के बारे में वज़ीर आज़म हाउस में फैसला हुआ, वादा किया गया जनरल राहील शरीफ साहब के ज़माने में, लेकिन जब वक्त आया अमल करने का और पंजाब में ऑपरेशन शुरू करने का, वफाकी हुकूमत ने भी इनकार कर दिया और पंजाब हुकूमत ने भी इनकार कर दिया। इसी तरीके से लाहौर में कई इजलास हुए, CM साहब ने वादा किया, ओके किया, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने का वक्त आया तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर फौज ने कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किए, उस पर भी उन्होंने रोड़े अटकाए और उनको कहा गया कि ये चीज़ें बंद करें, ये आपके खिलाफ कानून है। अब अगर नेशनल एक्शन प्लान की बुनियाद पे आर्मी पंजाब में ऑपरेशन करती है तो क्या ऐसी सूरत में उसको कोई आइनी रुकावट, कानूनी रुकावट पंजाब हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट खड़ी कर सकती है? मैं नहीं समझता कि कोई आईनी रुकावट इसमें आनी चाहिए, ना ही फेडरल गवर्नमेंट को कोई आईनी रुकावट खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो रुकावटें खड़ी करेंगे और मुल्क में बेअमनी फैलेगी तो उससे वफाकी हुकूमत और कमज़ोर होगी और इस तरह की बेअमनी में, जैसे मैंने जफर अली शाह केस की तरफ इशारा किया, तो फिर मुल्क जो है उस तरफ भी तो जा सकता है और वो भी तो एक आईनी रास्ता होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस तरह के चीज़ें इस मुल्क में हो चुकी हैं मुल्क को बचाने के लिए। दुरुस्त है। अच्छा भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ, क्योंकि जो लाहौर ब्लास्ट है इसके हवाले से मैं एक आपसे गुफ्तगू करके तो फिर हम जो लीगल इश्यूज हैं उन पे इरफान कादर साहब की तरफ दोबारा चलते हैं। ये बताइए, 2-3 सवालात हैं कि सैयद मुबीन साहब जो थे वो हिट लिस्ट पे भी थे, DIG थे और वो ट्रैफिक से उनका ताल्लुक था। तो आज मेरी बाबर खान से जो हमारे ARY के रिपोर्टर हैं उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें हदायत की थी कि जाके गुफ्तगू करें मुजाहिरीन के साथ और मामलात को क्लियर करें, क्योंकि शहबाज साहब ने भी वहाँ पर आना था। दूसरी एक ये भी इतला है कि राना सनाउल्लाह साहब ने आना था वहाँ पर मुज़ाकरात करने के लिए 5-5:15 बजे, यानी हादसे से थोड़ी देर पहले। वो नहीं आए, मुबीन साहब चले गए और वो हादसे का शिकार हो गए। ये राना सनाउल्लाह साहब क्यों नहीं आए वहाँ पर? बहुत सारे लोग इसको बड़ा मशकूक अंदाज में देख रहे हैं। क्या पता था उन्हें कुछ होने वाला है वहां पे? अच्छा समी साहब, गुजारिश है कि वज़ीर आला पंजाब तो आज तक किसी मुज़ाहरे में मुज़ाकरात के लिए नहीं गए, जहाँ तक मेरी मेमोरी काम कर रही है पिछले 8-9 सालों में। हाँ, उससे पहले पॉलिटिकल लोग भी अब मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात में अपनी ईगो को हर्ट करते, समझते हैं कि उन्हें की ईगो को नुकसान पहुँच रहा है, वो भी जाना पसंद नहीं करते। जब माल रोड पर रोड ब्लॉक हो तो इर्द गिर्द पूरे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। गो के इसको ऑपरेशनल पुलिस को करना चाहिए था, लेकिन उससे पहले जब ये ब्लास्ट हुआ 10 मिनट पहले CCP लाहौर कैप्टन अमीन अवैस ने भी उनके साथ मुज़ाकरत किए। उस टीम का जो जिन्होंने हड़ताल की थी उनका एक ही मुतालबा था कि हुक्मरान जमात आए, लेकिन हुक्मरान जमात शायद उनकी अपनी ईगो बड़ी है, वो मुज़ाकरत नहीं करना चाहते। कुछ पता था क्योंकि थ्रेट लेटर तो वो जारी कर रहे हैं। ये सिर्फ ईगो का मामला है या उन्हें इल्म था कि कुछ होने वाला है?
थर्ड लेटर जो जारी कर रहे हैं उसको एक पंजाब के आला अफसर ने कहा हमको डराते क्या है, होता तो है कुछ नहीं। तो कल अब इतना नुकसान हो गया। अभी इरफान कादर साहब फरमा रहे थे रूह गर्दानी, और इस हुकूमत ने पिछले 3.5 साल से रूह गर्दानी की है। अवाम की हिफाजत क्या की है? कराची में ऑपरेशन कर रहा है, बलूचिस्तान में फौज ऑपरेशन कर रही है, केपी में कर रही है, लेकिन पंजाब में दहशत गर्दों के लिए ऑपरेशन करने वाली ताकत नहीं। अब भी ये फौज को डिसीजन करना है कि वो पंजाब हुकूमत की जिद के आगे सरेंडर करते हैं, या जैसे आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फरमाया कि अवाम की जानो माल की हिफाजत फौज की जिम्मेदारी है और उससे बिल्कुल किसी तरीके को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। दुरुस्त है साबर, अगर इजाज़त हो तो वो जो इत्तेफाक जो शुगर मिल्स का केस है उसकी तरफ अगर मैं बढ़ सकूं, क्योंकि इरफान कादर साहब भी हमारे साथ हैं। इरफान साहब, ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने आज जो गन्ने की 3 मिलों में क्रशिंग है इसको रोकने का ऑर्डर दे दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये केस भेजा था। सवाल हमारा आपसे ये है कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का हल्फ है उसमें तो ये बड़ी बात वजाहत से है कि वो अपने ज़ाती मफादात के लिए किसी चीज़ को, अपने ओहदे को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब अगर ये साबित हो जाता है कि ये इस पॉलिसी को तब्दील किया गया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो फिर वो जो आइन के अंदर शिकें हैं 62, 63 वो फिर अप्लाई नहीं होंगी। अगर ये फैसला आ जाता है कि उन्होंने सब कुछ किया अपने मफाद के लिए, तो क्या वो अहल रह जाएंगे वज़ीर-ए-आज़म बनने के? ये आप सही फरमा रहे हैं कि अगर ये शायद आ जाते हैं जिससे पता चलता है कि उन्होंने ये सारी चीज़, ये जो शुगर मिल्स को जो शिफ्ट किया है ये अपने मफाद में किया है या अपनी फैमिली के या अपने रिश्तेदारों के मफाद में किया, तो नेचुरली फिर वो सादिक और अमीन तो नहीं कहलाएंगे। और अगर वो सादिक और अमीन के ज़ुमरे पे पूरा नहीं उतरेंगे तो फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इनकर करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो पिछले दौर में तो इस तरह के बहुत से मामलात में खुद नोटिस दिए और उन्होंने छोटे छोटे झूठ बोलने पे लोगों को हमेशा के लिए कह दिया कि ये डिस्क्वालीफाइड और ये सादिक और अमीन नहीं है। तो ये एक इस तरह का स्कैंडल सामने आया कि ये मैं समझता हूँ कि इस पर भी तो सुओ मोटो नोटिस क्या नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस तरफ गौर करना चाहिए कि आया सुओ मोटो नोटिस ले या ना ले, क्योंकि माजी में अगर लेते थे तो अब क्यों नहीं ले रहा है, ये सवाल का जवाब ऑब्वियसली मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं और हुकूमतों के जो बिजनेस इंटरेस्ट है, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी भी है पाकिस्तान की कि हमारे जितने भी सियासी तबकात हैं, सियासी ग्रुप्स हैं, सियासी पार्टीज़ हैं, तमाम के कोई ना कोई बिजनेस इंटरेस्ट उनके रिश्तेदारों के या उनकी अपनी फैमिलीज़ के सबके हैं। तो इस तरह की लीडरशिप आप कहाँ से लाएंगे जिनका कि कोई बिजनेस इंटरेस्ट ही ना हो। या तो आप ये कवानीन में ये चीज़ डाल दें कि जिस किसी की भी फैमिली बिजनेस होगा तो वो फैमिली बिजनेस से टोटली ला ताल्लुकी करेगा और उसकी फैमिली भी फिर वो बिजनेस नहीं करेगी उस दौरान में जब तक कि वो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस रहता है। लेकिन इस तरह की तो कोई शिक मौजूद नहीं है कानून में, और कानून में तो एक रास्ता दिया गया है कि होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस अगर अपने आप को अलहदा करना चाहे सारी चीज़ से, लेकिन अगर उसके एसेट्स एक हद से बढ़ जाएं तो वहां पे फिर नैब के कवानीन में जो लीगल फिक्शन। लेकिन ये तो इरफान साहब आप जो बात कर रहे हैं इससे तो फिर ये सियासत में आएंगे क्यों? अगर माल नहीं बनाना तो फिर सियासत करने की क्या जरूरत है? लेकिन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। साबिर भी कुछ सवाल करना चाहते हैं और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको ये भी बताएंगे कि वो मोज़ेक फोंसेका जिसने ऑफशोर कंपनी बनाई थी वो भी सारी की सारी फ्रॉडिया निकली है। उस कंपनी लॉ फर्म के जो फाउंडर हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि ब्राजीलियन प्रोसिक्यूटर के मुताबिक उनका काम ही ये था कि वो रिश्वत के पैसे और काले धन के पैसों के लिए ऑफशोर कंपनियां बनाते थे। जो कतरी शहजादा वो भी एक फ्रॉडिया ही है और वो कंपनी भी एक फ्रॉडिया। लेकिन ये सारा मामला जा किस तरफ रहा है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिर, मैं वो सवाल करने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले? मैं ये कहना चाह रहा था कि हम डिस्कस कर रहे थे ना कि पंजाब में किस कानून के तहत फ़ौज आएगी और क्या करेगी। तो बात हो रही थी, जनरल राहील शरीफ साहब ने भी ये अनाउंस किया था। तो अब मैं आपसे बाकायदा इंफॉर्मेशन ख़बर शेयर कर रहा हूँ कि पंजाब में फ़ौज की तरफ से ऑपरेशन का फ़ैसला हो चुका है और ये खबर है और ये ऑपरेशन पूरे पंजाब में है या जी पूरे पंजाब में? कोई जनूबी, कोई शुमाली, कोई मशरकी, कोई मगरबी पंजाब नहीं है।
अफवाज पाकिस्तान का ये फ़ैसला किसी एक फ़र्द का फ़ैसला नहीं है। वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में कोई फ़ैसला नहीं हुआ। इफ़ बट्स ये वो फ्लान ढान, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अफवाज पाकिस्तान ये फैसला कर चुकी है। भट्टी साहब 1 मिनट। भट्टी साहब अभी आपके पास आते हैं, मैं सिर्फ 4 बातें कर रहा हूँ, 4। एक तो पूरे पंजाब में होगा, एक होगा ये बिल्कुल गैर इम्तियाजी, बगैर किसी तमीज़ के। ये नहीं है कि आपने इस तहसील में जाना है और इस तहसील में नहीं जाना। उसके बाद किसी किस्म का डिले नहीं होगा, टाइम नहीं दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ये हुक्म जारी हो चुका है, ऑपरेशन का हुक्म जारी हो चुका है और आर्मी चीफ का कहना है कि कोई डिले बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी किस्म का डिले, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने अगली बात जो की है, उन्होंने कहा है कि अपने जवानों से अपने इजलास में कि जो कौम अब तक कुर्बानियाँ दे चुकी है उन कुर्बानियों को अनडू नहीं होने देंगे। ये हो नहीं सकता कि वो कर्ज मैं लेके जाऊं साथ, ये जवानों से उन्होंने कह दिया। पंजाब में एक बार फिर बता रहा हूं कि पंजाब में बिला इम्तियाज, बिला रोक टोक ऑपरेशन का फैसला हुआ है। ये आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं इरफान साहब की तरफ चलता हूं। पहले साबर साहब को और भी कुछ कह लेने दो जो कुछ रह गया। जी, अब आपकी बारी है। मेरी भी इतला ये है, बाज के अहम ज़राए से इनकार कर रहे हैं, लेकिन आप पाक फौज के सरबराह को जिस तरह की ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि इन एरियाज में मुख्तलिफ तंजीमें नाम बदल कर दहशत गर्दी की प्लानिंग कर रहे हैं, पर हमारे लिए पंजाब हुकूमत रुकावटें खड़ी कर रही है, जिस पर फैसला यही हुआ है कि ऑपरेशन किया जाएगा। ताहम कुछ लोग इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन साबर साहब की खबर मेरे ख्याल में 100% ठीक है। मेरी भी यही इन्फॉर्मेशन है। अच्छा इरफान साहब, अब ये बात तो कुछ कानूनी रुकावटें भी हो सकती हैं, लेकिन आपने बड़ी वजाहत से कहा। मैं इसको इस तरीके से फ्रेज करता हूं, अवाम जब भी हम सड़क पे किसी से बात करते हैं तो वो एक बिला इम्तियाज ऑपरेशन चाहते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, उनके सहूलतकारों के खिलाफ। तो इस वक्त जो एक अवाम की भी डिमांड है, ये तो आर्मी चीफ ने इस अज़्म का तहैया किया है, तो लीगल जबान में या आप अगर उसको कानून की नजर से देखते हैं तो फिर मैं ये सिर्फ अपने नाजरीन के लिए दोबारा चाहता हूं आप बयान कर दें कि फौज अगर चाहे तो उसको कोई रुकावट नहीं है ऑपरेशन करने में। पाकिस्तान की आइन की अगर आप रूह को देखें तो हाकमियत तो बड़ा साफ लिखा हुआ अल्लाह ताला की है, और उसके बाद अल्लाह ताला के बाद जो लोग हैं, जो इंसान हैं, जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, जो हमारे हमवतन हैं, तमाम लोग, वो सॉवरेंटी फिर उनके पास चली जाती है और वो आगे से अपने नुमाइंदे चुनते हैं, और नुमाइंदों को पाबंद किया गया है कि वो फिर आइन की रूह के मुताबिक मुल्क को चलाएंगे। अब जैसे मैंने पहले कहा, अगर आइन की रूह जो है वो फॉलो नहीं हो रही, मसलन कानून में ही लिखा है कि कानून जो है आप इक्वली अप्लाई करेंगे, कानून सबके लिए एक है, उसके लिए ये नहीं कि एक के लिए कानून और दूसरे के लिए और अगर अफवाज पाकिस्तान एज ए स्टेक होल्डर इन दिस नेशनल एक्शन प्लान ये वाकई समझती है कि कानून को यकसानियत से अप्लाई करना चाहिए, तो उसको तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं अगर उसके ख़िलाफ़ जाते हैं तो वो आइन की रूह के ख़िलाफ़ जाएंगे। और इस तरह की सूरत हाल जब आ जाती है कि हर कोई अगर आइन की रूह के ख़िलाफ़ जाना शुरू कर दे, तो फिर नेचुरली रिलेटिवली जो भी मुनज़्ज़म अदारे हैं वो फिर उस वक्त मुल्क को आइन की राह पर गामजन करते हैं। तो उस तरह की सूरत हाल अगर आएगी तो नेचुरली फिर फौज जो है वो अवाम की उमंगों को सामने रखते हुए और आइन को सामने रखते हुए पेशरफ्त करेगी जो भी करेगी। दुरुस्त है, बिल्कुल। अब मैं आप पनामा जो केस है उसके हवाले से अब कल उसकी समाअत भी होने जा रही है। इरफान साहब और अजमत सईद साहब भी अल्लाह की मेहरबानी से सेहतयाब हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा इस पर आप करें कि पिछले 1-2 दिनों से ये खबरें आई हैं कि जो मोज़ेक फोंसेका जो वो लॉ फर्म थी उसके मालकान भी गिरफ्तार हो गए हैं, और ब्राज़ीलियन प्रोसिक्यूटर्स ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये तो जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करने के लिए, रिश्वत के जो पैसे थे उसको वाइट करने के लिए ये ऑफशोर कंपनीज बनाते थे। हम ये देख चुके हैं कि वो जो कतरी शहजादा जिसने खत लिखा है उसके बारे में भी है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में कन्विक्ट रहा है, मुजरिम रहा है, फाइन दे चुका है। तो ये जो सारा केस जिस बुनियाद पे खड़ा है वो आपको नजर आ रहा है? क्या आप लीगली क्या उस पर कमेंट करेंगे कि ये केस तो और ज्यादा कमजोर नहीं हो गया नवाज शरीफ साहब का?
जी केस कमज़ोर नहीं है ये, अगर आप मोज़ैक फोंसेका को थोड़ी देर के लिए अगर निकाल भी दें तो जहाँ तक मुझे इल्म है वो ये है कि इनके खिलाफ ऑलरेडी एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्स का इनकम जो है ना वो शरीफ ट्रस्ट का वो नैब में पेंडिंग था ये केस, और इसी तरह से ये हुदैबिया पेपर का भी केस था और हुदैबिया इंजीनियरिंग का भी केस था। तो ये अभी तक तो हमें ये पता चला है कि हुदैबिया पेपर का केस हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, और जिस तरीके से ख़त्म किया है उसके बारे में एज ए लीगल एक्सपर्ट मुझे तो क्या मेरा ख्याल है सारी पाकिस्तानी कौम को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि उन्होंने कर कैसे दिया। और मैं चाहूँगा कि वो जो फैसला है हाई कोर्ट का अगर आप उसको गौर से देखें तो जो कि आई एम श्योर साबिर शाकर साहब ने और आप सब ने और आरिफ भट्टी साहब ने और सब ने इस फैसले को देखा होगा, तो वो बहुत उन्होंने गहराई में जाके ये बात की है कि चेयरमैन नैब जो थे इन हालात में रेफरेंस फाइल ही नहीं कर सकते थे, लेकिन चेयरमैन नैब तो रेफरेंस फाइल कर चुके थे, और जब रेफरेंस आ चुका था और 7 साल मियाँ साहिबान जो है उनकी वजह से रेफरेंस ना चल सका, तो फिर हाई कोर्ट ने कौन सा मंतक लगाया और क्या वो मंतक जो है उसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो बहुत ओवरवेलमिंग एविडेंस जो है एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्स का, तो अगर मोज़ैक फोंसेका को एक तरफ रख भी दिया जाए तो वो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। अब रही बात मोज़ैक फोंसेका की, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो वेरीफाइबल है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका अपना किरदार क्या है, और वो ब्राज़ील की जो कंपनी है ओडेब्रेस्ट शायद नाम है उसका, वो कंपनी के अगर वो कुछ लीगल सर्विसेज दे रहे हैं या उनको मदद कर रहे हैं कि वो अपने पैसे जो है बाहर कंपनीज बना के स्टैश अवे कर दें, तो वो एक सेपरेट ट्रांजैक्शन है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही उसका इम्पैक्ट इस पे आएगा। ठीक है इरफान काजी साहब आपने ये कहा अच्छा इरफान साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। एक तो ये केस तकरीबन 90% मुकम्मल हो चुका है, दूसरा आप फरमाइए कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, और आप क्या समझते हैं कितने दिन लगेंगे इसके जिम्मेदारों के खिलाफ फैसला करने में, मजीद कितने दिन लग सकते हैं? मैं जब भी कोई बात करता हूं कानून पे तो जैसे आपने फरमाया आप फरमाइए, आपकी मेहरबानी है, लेकिन मैं कौन होता हूँ फरमाने वाला? फरमा तो हर चीज़ जो है वो कानून ने फरमा दिया है, और मैं ऑलरेडी ये कह चुका हूँ कई दफ़ा कि वहाँ पे बड़ी साफ लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स जिसके पास जो मान ले कि ये एसेट्स मेरे हैं और वो लगे कि एसेट्स जो हैं वो नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर उस शख्स पे बारे सबूत है कि वो बताए कि ये लेजिटिमेट सोर्सेज के साथ उसने हासिल किए हैं। और ये कानून शहादत में भी यही सूरत हाल है, ये एविडेंस एक्ट इससे मुख्तलिफ नहीं है, उसमें भी यही कहा गया है कि ऐसा फैक्ट जो किसी की स्पेशल नॉलेज में है तो ओनर्स उस पर है। अब अगर प्रॉपर्टी मेरी और मैं मानता हूं तो ये तो एक ऐसा फैक्ट है जो सिर्फ मेरी स्पेशल नॉलेज में, किसी और के आप लोगों की नॉलेज में तो नहीं है, तो फिर बारे सबूत मुझ पे होगा। तो बारे सबूत तो ये पूरी तरह से कानून में तय कर दिया गया है, और इससे तो कोर्ट भी नहीं इनहराफ कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आइन से और कानून से ऊपर नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट पाबंद है कानून को फॉलो करने का, और मुझे यकीन है कि इस मामले में भी वो कानून को फॉलो करेंगे। दुरुस्त है। इरफान काजी साहब आपने ये कहा कि आइन और कानून में तो ऐसी कोई कदगन नहीं है कि ये जो पॉलिटिशियंस हुकूमत में आते हैं लोग ये बिजनेस ना कर सकें, ये तो आइन साजी और कानून साजी करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जफ़र अली शाह केस में ब्रैकेट्स लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ चीज़ों पे, तो पनामा केस में भी तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह की डायरेक्शंस, इस तरह की ऑब्जर्वेशंस और इस तरह की हिदायत जारी कर सकती है। जी आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि मसलन पनामा केस में पहले तो आइडेंटिफाई करें कि इश्यूज कौन कौन से हैं। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा ऑर्डर्स पास करने चाहिए थे, और उनको चाहिए था कि तमाम इश्यूज को आइडेंटिफाई करते और इश्यूज को सामने रख के क्वेश्चंस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस बनाए जाते। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं किया गया, और सुप्रीम कोर्ट जैसा कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार इसमें रही है, और बहुत इसमें डिले हो चुका है ऑलरेडी इस केस में। तो ये जिस तरीके से इसमें अभी तक पेशरफ्त हुई है वो एक कन्फ्यूजन का सारी चीज़ जैसे शिकार हो जाती है, लेकिन मामला इसमें आसान है, मुश्किल नहीं है। अब जो जैसे मैं कह रहा था कि इशू सुप्रीम कोर्ट के पास कौन से हैं, सबसे पहला जो इशू है सुप्रीम कोर्ट के पास, जिस तरफ आपने इशारा किया, वो तो ये है कि अगर किसी शख्स ने किसी जगह पे झूठ बोला है या उसके पास इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता,
तो क्या वो सादिक और अमीन है कि नहीं है? और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पिछली हुकूमत में एक वजीर आजम को खुद ही डिस्क्वालीफाई कर चुकी है। बिल्कुल कि वो 62, 63 में एक शिक थी जिसपे कि वो कंटेम्प्ट उन्होंने कहा चूंकि उन पे लग गई है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया। हालांकि उस सूरत में भी सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत तो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती। डिस्क्वालीफाई तो सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं कौमी असेंबली के स्पीकर साहब जो है क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और वो इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे और इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई करेगी। अच्छा इरफान साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट है मुझे जी ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, लेकिन मुझे ब्रेक लेना है, एक छोटा सा वक्फा लेना और इस गुफ्तगू को हम जारी रखते हैं फिर। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह से केस प्रोसीड हो रहे हैं उसी तरीके से नून लीग के लीडर्स का रवैया भी कोर्ट्स के बारे में हॉस्टाइल होता जा रहा है। कुछ अर्सा पहले जस्टिस साकिब निसार साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक बात कही थी रेलवे के बारे में, जरा आपको वो शॉर्ट सुनवाते हैं। एक्सीडेंट हो जाए तो रेलवे के सरबराह को मानना चाहिए कि जी ये कोताही जो है वो रेलवे की। अब इसके बाद ख्वाजा साद रफीक साहब ने गुफ्तगू की, आपको वो भी सुनवा देते हैं। चंद बसखरों ने उसका मजाक उड़ाया, वो खुद बसखरे हैं जिन्हें समझ नहीं है कि रेलवे होती क्या है। मैं खुद रेलवे का तालिब इल्म हूँ और मैं 3.5 साल में 10 साल की पढ़ाई कर गया हूँ। अभी मैंने बैचलर ही किया, अभी मास्टर्स नहीं किया रेलवे में। पर जिन्हें रेलवे की अलिफ बे नहीं आती वो बैठ के तबसरा करते हैं। इरफान कादर साहब, ये जो रवैया है नून लीगी क़यादत का जजेस के बारे में, अदालतों के बारे में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसकी रोकथाम नहीं होनी चाहिए? इससे कबल के मैं ये बताऊं, मैं इस पे बात करता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें, क्योंकि वो जो पिछला आपने मुझसे जी प्लीज सवाल किया था कि सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले में कर क्या सकती है और उसका दायरा इख्तियार कहाँ तक है जी, उसमें सिर्फ मुख्तसरन बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना दायरा इख्तियार तो खुद ही अब लामहदूद कर दिया है। तो लिहाजा अब किस हद तक सुप्रीम कोर्ट जाएगी ये देखने की बात है। अब जहाँ तक आपका ये वाला सवाल रहा कि जो चीफ जस्टिस साहब ने रेलवे मिनिस्टर साहब के बारे में बात की है, और रेलवे मिनिस्टर साहब ने भी पहले कुछ बातें की थी जज साहिबान के बारे में बड़ी सख्त, और अब उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के जवाब में ये बात की है, तो ऑब्वियसली रेलवे मिनिस्टर साहब को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, उनको इस तरह की डिबेट में नहीं आना चाहिए। जजेस जो हैं दे ओनली स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स, दे नेवर कम इन द प्रेस, और मिनिस्टर्स के साथ इस तरह की गुफ्तगू जो है वो जजेस को ज़ेब नहीं देता। तो मैं माजरत के साथ रिक्वेस्ट करूंगा चीफ जस्टिस साहब से कि वो भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट को सामने रखें और इस तरह की डिबेट में ना आए, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि जजेस इस तरह की डिबेट में नहीं आते। दुरुस्त है भट्टी साहब, तो योर ये कमेंट अच्छी चीज नहीं हो रही जो हो रही। दुरुस्त है भट्टी साहब, टाइम कम है, योर लास्ट कमेंट 20 सेकंड है। इरफान साहब आपसे सवाल है, मेरी इतला है अभी मुझे आई है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि वो फौज को, रेंजर को ऑपरेशन करने की इजाजत नहीं देंगे, तो अब रेंज फौज क्या करेगी? पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया है। जी, अब सवाल यही पैदा होता है कि अगर खुदा ना खास्ता मुल्क में ये बदअमनी फैली और ये जो दहशतगर्दी और ये करप्शन का नासूर जो है अगर ये कंट्रोल में नहीं आता आने वाले दिनों में, तो फिर फ़ौज को वही करना होगा जो कि फ़ौज पे लाजिम है कि वो पाकिस्तान की स्टेट के लिए, क्योंकि अगर आइन की शिकें देखें तो सबसे पहली शिक ये है कि फॉरमोस्ट ड्यूटी जो है किसी भी पाकिस्तानी सिटीज़न की और फ़ौज की वो लॉयल्टी टू दी स्टेट है, और उसके बाद फिर आता है आइन, उसके बाद आता है कानून। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब, बड़ा सही आपने कहा। सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान के अवाम और उसके बाद फिर आइन और कानून। नाजरीन, ये था आज का रिपोर्टर। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।